हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो चलिए करते हैं एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी, जिसमें आज करते हैं क्लास 7 का हिंदी का एक पेपर। तो सबसे पहले आपको एक अपठित गद्यांश दिया जाएगा, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और फिर जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उनका आंसर दोगे, ठीक है। एक जंगल में परिजात का एक पेड़ था। परिजात का कोई मुकाबला नहीं था, उसकी सुंदरता बेजोड़ थी, उसका रंग रूप निराला था। परिजात को अपने सभी गुणों का पूरा पूरा पता था। नीले आसमान में सिर उठाए इस शान से खड़ा रहता मानो पेड़ों का सरताज हो। जब बाहर के दिन आते तो परिजात अनगिनत नन्हे नन्हे फूलों से लद जाता और लगता मानो किसी ने आकाश से सारे तारे तोड़कर परिजात की शाखाओं पर टांग दिए हो। नन्हे फूलों से झिलमिलाता परिजात जब सुगंध भरी पराग जंगल में बिखेरता तो जंगल नंदनवन बन जाता। चुंबक की तरह परिजात सबको अपनी तरफ खींचता, जिसे देखो वही परिजात की तरफ भागता। सतरंगी शाले ओढ़े चटकीली तितलियां सहेलियों के साथ झुंड का झुंड बनाकर परिजात का श्रृंगार देखने आती और जाते जाते फूलों को खींचकर ढेरों पराग अपने साथ ले जाती। तो हमने पूरा पैराग्राफ अच्छे से पढ़ लिया है। अब है जंगल में किसका पेड़ था, तो जंगल में परिजात का पेड़ था। परिजात अपने आप को स्वयं क्या समझता था, पेड़ों का सरताज समझता था। वह अनगिनत फूलों से कब लद जाता था, जब बाहर आती थी। तितलियां क्या करती थी, तितलियां उसके फूलों का पराग ले जाती थी। इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, परिजात पेड़ों का सरताज। ओके, फिर एक और अपठित गद्यांश है। मौसम आज पतंगों का, नभ में राज पतंगों का है, इंद्रधनुष के रंगों का है, मौसम नई उमंगों का है। निकले सबले डोर पतंगे, उड़ा रहे कर शोर पतंगे, देखो चारों ओर पतंगे। तो कौन सा मौसम आया है, पतंगों का मौसम आया है, मतलब काइट को उड़ाने का मौसम आया है। आकाश में किन रंगों की पतंग है, तो इंद्रधनुष लिखा गया है, तो हम लिखेंगे सभी रंगों की। सबके हृदय में कैसा भाव है, प्रसन्नता का भाव है, खुश है ना। पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो पतंगों का मौसम। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृष्ण का पर्यायवाची नहीं है, तो द्वारिकाधीश, वासुदेव, केशव, ये सारे कृष्ण के पर्यायवाची है। सुमन फूल को कहते हैं। संयोग का विलोम शब्द क्या है, तो संयोग को वियोग। मंडलाकार की सही संधि विच्छेद, मंडल जमा आकार मंडलाकार। नील जमा आब शब्द का संधि होगा नीलाभ। आंख का तारा बहुत प्यारा। पर्यावरण शब्द में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग मतलब जो शब्द आगे लगते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, पर्यावरण में परि। तो देखो पर्यावरण का संधि विच्छेद कैसा होगा, परि जमा आवरण। अगर इसका संधि विच्छेद भी आ जाए तो परि जमा आवरण पर्यावरण। और इसमें उपसर्ग क्या है, इसमें उपसर्ग है परि, ठीक है। अब है मेंढक। अच्छा, अभिभूत शब्द में कौन सा शब्द प्रत्यय है, अभिभूत। तो भूत शब्द है वो प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, भूत। मेंढक पानी में छप से कूद गया, किससे, छप से कूद गया। 9 2 11 होना, भाग जाना। अभियान शब्द में उपसर्ग क्या होगा, तो उपसर्ग मतलब आगे लगने वाले, तो इसमें अभी होगा। निम्नलिखित पठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर लिखने हैं। तो ये बुक से ही है। खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के नए बीज भी मिल सकते हैं। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई चीजें, दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप से ज्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई है। खान पान की नई संस्कृति का सबसे अधिक प्रभाव किस पर पड़ता है, तो राष्ट्रीय एकता पर पड़ता है। खान पान के साथ किन चीजों का अनुसरण किया जाता है, सभी का, भाषा बोली का, रहन सहन का और वेशभूषा का। खान पान की संस्कृति को राष्ट्रीय एकता से कैसे जोड़ा जाता है, तो खान पान के आधार पर सभी लोगों का विभिन्न प्रांतों की भाषा व रहन सहन को भी ग्रहण करना है। बोली और भाषा का राष्ट्रीय एकता पर कैसा प्रभाव पड़ता है, कि एक दूसरे प्रांत के भाव विचारों को समझने लगते हैं। किसी संस्था का खान पान भिन्न भिन्न क्यों होता है, वहां रुचि कैसी है लोगों की, कौन सी चीजें वहां मिलती है, और वहां मौसम के अनुसार कौन से फल फूल या खाना मिलता है, तो इन सभी पे वहां की जो रुचि है, खान पान है, वो निर्भर करता है।
अब एक और पद्यांश है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। मैं झिझक उठा, हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागने लगी। तो इस पद्यांश में रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी हैं। पद्यांश में क्या बात की गई है? घमंडी के आंख में तिनका जाने की बात की गई है। कवि कहां पर खड़े हैं? मुंडेर पर खड़े हुए हैं। घमंड अचानक का अर्थ क्या? घमंड होता है अहंकार, अचानक होता है एकदम से। क्या दबे पांव भाग गई? ऐंठ दबे पांव भाग गई। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुब्जा कौन थी? एक दिन महादेवी वर्मा जी बड़े मियाँ की दुकान से होकर गुजर रही थी तो उन्हें बड़े मियाँ ने रोक लिया। उन्होंने एक अधमरी सी मोरनी दिखाई। कुब्जा मोरनी का स्वभाव दूसरे जीव जंतु से अलग था, इसलिए वह राधा नीलकंठ के साथ रहने से ईर्ष्या करती थी। इसके साथ ही वह जीव जंतु से भी झगड़ा करती थी। यही कारण था कि वह किसी की मित्र भी ना बन सकी। ठीक है, तो कुब्जा के बारे में लिखना है। गांधी जी छैनी हथौड़ी वसूले क्यों खरीदना चाहते थे? तो गांधी जी छैनी हथौड़े बसूले इत्यादि इसलिए खरीदना चाहते थे क्योंकि जिसे प्रत्येक व्यक्ति को उसके अनुरूप काम मिल सके, लोग कुटीर उद्योग, लुहारगिरी, बढ़ईगिरी को बढ़ावा दे सके और वे आत्मनिर्भर बनकर छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों का मुंह ना ताके। नीलकंठ की कौन सी विशेषता लेखक को भाती थी? तो लेखिका को नीलकंठ का गर्दन ऊंची कर देखना, मेघों की सावली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे से पंखों को मंडलाकार बनाकर नाचना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची गर्दन कर दाना चुगना, पानी पीना, गर्दन टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि चेष्टाएं बहुत भाती थी। सांप्रदायिक सद्भाव में कुंवर सिंह की गहरी आस्था थी। पाठ के आधार पर इस बात की पुष्टि करो। तो कुंवर सिंह की सांप्रदायिक सद्भावना में गहरी आस्था थी, इसी कारण वे हिंदू और मुसलमानों के त्योहार समान रूप से मिलकर मनाते थे। इसके साथ ही उनकी सेना में उच्च पदों पर मुसलमान सैनिक इब्राहिम खां और किफायत हुसैन हासिन थे। ठीक है, आसीन थे। मतलब कहने का यही है कि उनको वो इस चीज को नहीं मानते थे कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है, वो सबको समान मानते थे। एक तिनका कविता में किस घटना की चर्चा है जिसे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है? तो एक तिनका कविता में चर्चा की गई जिसे घमंड नहीं करने का संदेश मिलता है। एक तिनका कविता में हरिओद जी ने उस समय की घटना का वर्णन किया है जब कवि अपने आप को शेष समझने लगा था। उसके इस घमंड को एक छोटे से तिनके ने चूर चूर कर दिया। उस छोटे से तिनके कारण कवि की नाक में दम हो गया था। खान पान के मामले में स्थानीयता का क्या अर्थ है? तो खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ है किसी विशेष स्थान के खाने पीने का विशेष व्यंजन जिसका प्रचलन दूर दूर तक हो, जैसे मुंबई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे, मथुरा के पेड़े, आगरा के पेठे नमकीन आदि। मोर मोरनी के नाम किस आधार पर रखे गए थे? तो नीली गर्दन होने के कारण मोर का नाम नीलकंठ था और मोरनी हमेशा छाया के समान उसके साथ रहने लगी थी, तो इस कारण उसका नाम राधा रखा गया था। मीरा को सावन मन भावन क्यों लगने लगा? तो मीरा को सावन मन भावन इसलिए लगता था क्योंकि इस मौसम में बारिश होती थी, उसे प्राकृतिक सौंदर्य प्रेम की याद दिलाता था। सावन का मौसम प्रेम भक्ति का प्रतीक है। मीरा की भक्ति भावनाएं इसे और भी मनभावन बनाती थी। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की। अब इसको लगभग 200 शब्दों में आपको वर्णन करके लिखना है। धनराज पिल्ले एक निधन परिवार से साउदीज थे। वे इतने दृढ़ नहीं थे। वे अपने आक्रमण के लिए एक छड़ी भी खरीद ले, लेकिन फिर भी खतरनाक नहीं है। अपना लगन, परिश्रम, साहस से हॉकी का पारंपरिक अभ्यास करते रहना, उसका परिणाम यह हुआ कि 1985 में जूनियर हॉकी टीम के लिए चुना गया और अच्छे खेल प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 1986 में सीनियर टीम में डाल दिया गया। फिर स्थिति यह बनी कि इस प्रतिष्ठित पुरस्कार विजेता खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, हॉकी के क्षेत्र में अंतिम सफलता प्राप्त कर ली। तो देखो आपके पास यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बता दिया है कि धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बंद की यात्रा कैसे तय की। जो आपकी टीचर ने लिखवा रखा है आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सभी तो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, मेरे द्वारा लिखे गए हैं। अगर आपकी टीचर ने जो इससे भी बेस्ट तरीके से लिखवा रखे हैं आप उस पर यकीन करेगा। क्वेश्चन यहाँ से देख लिया, आंसर वहां से याद करके जाइएगा। पांडव की राजधानी का क्या नाम था? तो पांडव की राजधानी का नाम इंद्रप्रस्थ था। शिशुपाल की मृत्यु किसके हाथों हुई थी? शिशुपाल की मृत्यु श्री कृष्ण के हाथों हुई, क्योंकि वह निरंतर श्री कृष्ण के विरुद्ध बोलता रहता था। वह नहीं चाहता था कि रासो या घेतु श्री कृष्ण की अगर पूजा हो।
प्रश्नों के उत्तर से संतुष्ट यक्ष ने युधिष्ठिर से क्या कहा? राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से किसी एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिसे तुम चाहो वह जीवित हो जाएगा। राजा विराट के यहाँ ज्ञातवास में पांडव किस नाम से और किस रूप में रह रहे थे? तो युधिष्ठिर कंक बने, भीमसेन वल्लभ, अर्जुन बहन लल्ला, नकुल ग्रंथिक और सहदेव तंतिपाल बने। महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने कितने दिन तक राज्य किया? तो 36 वर्ष तक द्वारिका में राज्य किया। अब आपको प्रार्थना पत्र लिखना है प्राचार्य जी को, कितने दिन के लिए? 4 दिन के अवकाश के लिए, ठीक है। सेवा में प्राचार्य महोदय जी, विद्यालय का नाम लिखेंगे, दिनांक लिखेंगे, विषय लिखेंगे, 4 दिन अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, संवेदन यह है कि मैं कक्षा की छात्र या छात्रा हूँ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है। महोदय से प्रार्थना है कि मुझे इस दिन से इस दिन तक की अवकाश प्रदान करें, मैं आपका या आपकी आभारी रहूंगी। आपकी आज्ञाकारिणी, अगर आप लड़के हो तो आज्ञाकारी और लड़की है तो आप आज्ञाकारिणी शिष्या लिखेंगे, ठीक है। अब आपकी मित्र को पढ़ाई के महत्व के बारे में बताते हुए पत्र लिखना है, तो पता लिखना है, फिर दिनांक, फिर प्रिय मित्र, कल ही मुझे तुम्हारी पढ़ाई की रिपोर्ट मिली, इससे मुझे बहुत दुख हुआ, तुम आंतरिक परीक्षा में लगभग सभी विषयों में फेल हो गए हो, यह एक ध्यान देने वाले विषय है, तुम्हारे परिणाम बता रहे हैं कि तुम पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो, मुझे चिंता है कि कहीं तुम गलत संगत में तो ना पड़ गए हो। तुम्हारे एक अध्यापक ने मुझे बताया कि तुम अक्सर कक्षा में भी अनुपस्थित रहते हो, तुम पढ़ाई के समय फिल्में देखने जाते हो, पिताजी भी तुम्हारे इस बुरे प्रदर्शन से नाराज है, वे एक दिन तो बड़ा अफसर बनते हुए देखना चाहते हैं, किंतु उनकी सभी उम्मीदें धुएं की भांति उड़ती नजर आ रही हैं। तुम अपने भविष्य के बारे में सोचो, कृपया अपना भविष्य व्यर्थ न करो, यदि एक बार समय बीत गया तो तुम अपनी गलतियों पर पछताओगे, यह समय कुछ करने का है, अपनी बुरी आदतें छोड़ दो, यही समय है कि तुम अपना जीवन संवारते हो या बर्बाद करते हो। मुझे आशा है कि तुम चीजों को समझोगे, पढ़ाई की तरफ ध्यान देना आरंभ करोगे। शुभकामनाओं से, स्नेह से, फिर अपना नाम देके उसको रैप अप कर देना है। अब आपको अनुच्छेद लिखना है या तो होली पे या मेरे प्रिय विद्यालय पे, तो होली पे लिखेंगे। होली भारतीय संस्कृति का प्रमुख पर्व है जो खुशी, आनंद, प्रेम, एकता का प्रतीक है। इसे पूरे उत्साह के साथ मनाना चाहिए, सामाजिक बंधनों को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण अवसर मानना चाहिए। होली के दिन हमें बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों के बीच विभिन्न गतिविधियों, नृत्य, संगीत, खाने पीने, खुशी के साझा लाभ को अनुभव करना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि होली एक आपसी समझ, समरसता, समानता का प्रतीक होना चाहिए। हमें बच्चों को इस महत्वपूर्ण पर्व के तत्वों के साथ परिचित कराना चाहिए, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए कि होली को संपूर्ण आनंद और संतुष्टि के साथ मनाएं, दूसरों के साथ प्यार, सम्मान का दान प्रदान करें। होली हमारे साथी पवित्र परंपराओं को जीवित रखने का महत्वपूर्ण तरीका है और हमें इसे समर्थन करना चाहिए और इसका आनंद लेना चाहिए। ऐसी आप मेरा प्रिय विद्यालय पे लिख सकते हैं। मेरा स्कूल मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है, यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और शिक्षाप्रद है। हमारे शिक्षक न केवल हमें किताबों को ज्ञान देते हैं बल्कि हमें नैतिक मूल्यों का भी शिक्षा देते हैं। स्कूल की इमारत साफ सुथरी, सुविधाजनक है, इसमें एक बहुत बड़ा पुस्तकालय है, खेल का मैदान है, विज्ञान प्रयोगशाला शामिल है। हम यहाँ पढ़ाई के साथ साथ खेल, कला, अन्य सहगामी गतिविधियों में भाग लेते हैं। मेरे स्कूल में अनुशासन, समय की पाबंदी, मित्रता का विशेष महत्व दिया जाता है। मुझे गर्व है कि मैं इस अद्भुत स्कूल का हिस्सा हूँ जहाँ हर दिन कुछ नया और प्रेरणादायक सीखने को मिलता है। आपके मन में कुछ और है विद्यालय के बारे में लिखने के लिए तो आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। और आपके सभी एग्जाम्स के लिए आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।